हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं। केस का नाम है विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य। 1997 का केस है और बेसिकली ये जो केस है ये मुख्य रूप से कामकाजी महिलाओं के जो यौन उत्पीड़न है उनके संरक्षण से संबंधित है। यानी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका अगर वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके संबंध में जो कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं वो सब गाइडलाइंस हमें इसी केस में मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब केस लॉ के साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक विशाखा और अन्य वर्सेस राजस्थान राज्य केस है। और चलिए केस की गाइडलाइंस जानने से पहले कुछ इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि बेसिकली ये केस क्या कहता है और इस केस के फैक्ट क्या क्या हैं। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल जजमेंट था, एक ऐतिहासिक निर्णय है जो महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट्स में से एक माना जाता है। यानी वुमेन के राइट को लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स आए हैं उनमें ये खास और महत्वपूर्ण जगह रखता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संरक्षण से संबंधित जो दिए गए दिशा निर्देश है, यानी जो भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसके आधार पर ही जब कोर्ट ने इस केस में कुछ गाइडलाइंस दी तो उसके बेसिस पर ही 2013 में एक एक्ट पारित किया गया। यानी 2013 में एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रतिषेध निवारण अधिनियम 2013, जिसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के नाम से भी जानते हैं। तो जब इस केस का जजमेंट आ चुका था विशाखा वाले केस का, वैसे तो केस है 1997 का, लेकिन एक्ट जो बना है वो 2013 में बना है। तो देखिए, हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने लंबे टाइम पीरियड के बाद एक्ट बनकर आया है, कितना टाइम लग गया इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में कि 2013 में अधिनियम बन रहा है जबकि जजमेंट आ चुका था कोर्ट का 1997 में। तो इस तरीके से अब इस केस के थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं, फिर गाइडलाइंस देखेंगे। तो केस के फैक्ट दरअसल ये थे कि इस मामले में राजस्थान में चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को रोकने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी ने आवाज़ उठाई थी। अपने खिलाफ इतने ज़्यादा विरोध होने के बावजूद भी उन्होंने कई तरह के सराहनीय कार्य किए और इसके लिए 1992 में, क्योंकि उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए एक बहुत ही सशक्त कदम उठाया था, तो इसके लिए अब उनके साथ 1992 में क्या होता है, गैंग रेप हो जाता है ना, क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार हो जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद भी, पुलिस में मामला दर्ज हो जाता है उसके बाद भी बहुत लंबा समय लग जाता है। और ट्रायल कोर्ट में क्या होता है कि सबूतों की कमी के कारण, क्योंकि कोई प्रूफ कोई एविडेंस मिलते नहीं है जो दोषी व्यक्ति थे, तो अब क्योंकि सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपियों को बरी कर देता है ट्रायल कोर्ट। ठीक इसके बाद विशाखा नाम का एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन था और उसके साथ ही मिलकर कई महिला समूह ऐसे थे जिन्होंने कामकाजी महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य के खिलाफ एक PIL यानी कि एक जनहितवाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की और इस तथ्य को ध्यान में रखा कि इंडिया में इतने ज़्यादा सिविल और क्रिमिनल लॉज होने के बावजूद भी कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के संरक्षण के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान नहीं है। यानी इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में सिविल और क्रिमिनल लॉज होने के बावजूद भी जितनी महिला कामकाज करती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, फिर भी उनका वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है। तो इन सब कमियों को देखते हुए ही कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहले कोर्ट ने इसमें बताया कि कार्यस्थल पर या अन्य संस्थाओं पर जो एम्प्लॉयर होते हैं या कोई जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी क्या ड्यूटी बनती है। तो कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न के कार्यों को रोकने और सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए यौन उत्पीड़न के कार्यों के समाधान उसको सुलझाने की ड्यूटी जो होगी वो किसकी बताई, कोर्ट ने जिम्मेदार व्यक्ति की बताई है। तो जो जहाँ पर कोई महिला काम कर रही है वहाँ पे जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होता है या जो भी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना है, क्या उसका समाधान निकालना है, ये सब करने की जो ड्यूटी है वो एम्प्लॉयर की होगी। इसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन में कोर्ट बताती है
सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या आएगा, वही डेफिनेशन कोर्ट ने इसकी गाइडलाइन में बताई है कि गलत तरीके से स्त्री को छूना या छूने की कोशिश करना, लैंगिक संबंध बनाने की मांग, है ना, या कोई अश्लील टिप्पणी करना, ठीक, कमेंट वगैरह करना जो बहुत ही पोर्नोग्राफिक हो, अश्लील चुटकुले सुनाना, भेजना या अश्लील वस्तु दिखाना, पोर्नोग्राफिक चीज़ अगर दिखाई जाती है तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगी। यौन प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक, मौखिक या लिखित आचरण, ठीक, ऐसा कोई भी आचरण, ऐसा कोई भी कंडक्ट जो कैसा हो, सेक्सुअल नेचर का हो, तो वो भी हमारा यौन उत्पीड़न के अंदर ही आता है। जहां इन कार्यों में से कोई भी ऐसी परिस्थिति में किया गया हो जहां ऐसे आचरण से पीड़ित व्यक्ति को, मान लीजिए, ये आशंका हो जाती है जो विक्टिम है और कि उसके काम के संबंध में, चाहे वो वेतन ले रही हो या ना ले रही हो, चाहे उसे सैलरी मिल रही हो या ना मिल रही हो, अपनी इच्छा से भले ही वो काम कर रही हो, चाहे जहाँ पे वो काम करती है वो सरकारी जगह हो, पब्लिक जगह हो या फिर कोई प्राइवेट उपक्रम हो, ठीक, ऐसा आचरण अपमानकारी हो सकता है, कोर्ट ने ये भी कहा, और स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या भी वो गठित कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये जो गाइडलाइन कोर्ट ने बताई है, और ये जो भी हमने दूसरी गाइडलाइन पढ़ी जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन कोर्ट ने दी है, यही डेफिनेशन आपको मिलेगी 2013 के जो अभी हमने एक्ट पढ़ा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का प्रोहिबिशन एक्ट वाला, तो उसी एक्ट में आपको यही डेफिनेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की मिलती है, ठीक। इसके बाद तीसरी गाइडलाइन के बारे में कोर्ट कहते हैं कि प्रिवेंटिव स्टेप्स के बारे में कोर्ट ने बताया कि क्या निवारक उपाय अपनाए जाएं। तो कार्यस्थल के सभी नियोजक तथा सभी कार्य साधक व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम, यानी जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने चाहिए। चाहे देखिए पब्लिक हो, मतलब वो पब्लिक सेक्टर की बात हो रही हो या प्राइवेट सेक्टर में की बात हो रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे महिला काम कर रही है ना, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है या पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन उस स्थान का जहाँ पे वो काम कर रही है, उसका जो नियोजक है, उसका जो एम्प्लॉयर है, जो उसको एम्प्लॉय करता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए, निवारक उपाय उठाए। इसके लिए उसे कुछ कदम उठाने चाहिए, जिनमें सबसे पहले आता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जो भी रीति वो अपनाएगा, जो भी तरीका अपनाया जाएगा, उसको वो अधिसूचित या प्रकाशित करे, यानी उन नियमों को उसको पब्लिश कराना चाहिए, उसका प्रकाशन होना चाहिए। दूसरा, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों की को अनुशासन बनाए रखने से संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं उनमें यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने वाले नियम भी शामिल होने चाहिए। यानी सरकार या जो पब्लिक सेक्टर में जो भी बॉडीज़ होती हैं, जो भी अनुशासन के लिए नियम बनाती हैं या यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए वो जो भी नियम बनाएंगी, तो उन्हें ऐसे ही नियम बनाने चाहिए और अपराधी के खिलाफ नियमों में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। तो मतलब उन्हें कुछ रूल्स बनाने चाहिए और उन रूल्स में जो क्रिमिनल है उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न भी होना चाहिए। इसके बाद तीसरे पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि जहाँ तक अगर हम पब्लिक जो प्राइवेट एम्प्लॉयर हैं, अगर हम उनकी बात करें, जो निजी नियोजक होते हैं, तो औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अधीन स्थायी आदेशों में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो पब्लिक एम्प्लॉयर्स के लिए है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के लिए, सॉरी, क्योंकि निजी नियोजकों की बात यहाँ पे कोर्ट ने की है कि जो निजी नियोजक हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर हैं, उनको इस एक्ट के अधीन ही आदेशों के तहत ही यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को कि कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ कोई प्रतिकूल वातावरण तो नहीं है, मतलब कोई एडवर्स एटमॉस्फेयर ऐसा तो नहीं है उनके खिलाफ, या किसी भी महिला कर्मचारी को विश्वास करने का ये युक्तियुक्त आधार नहीं होना चाहिए। मतलब कोई महिला इस बात का रीजनेबल उसके पास वो इस बात को बिलीव ना करती हो, या इस बात को उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए महिला को कि नियोजन के संबंध में वो अलाभकर रूप से काम कर रही है। मतलब उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कहीं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होने की उसको आशंका है। तो ये कोर्ट ने इसमें बताया है। इसके बाद जो चौथा जो गाइडलाइंस कोर्ट ने बताई है वो है दांडिक कार्रवाई यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में। जहां ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन अपराध की कोटि में आता है, वहां नियोजक को उपयुक्त प्राधिकारी के सामने परिवाद करके यानी कि कंप्लेन करके विधि के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही संस्थित की जानी चाहिए। तो बेसिकली मान लीजिए अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है किसी वर्क प्लेस पर, और वो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है वो आता है आपका आईपीसी या किसी और विधि के अधीन,
ठीक, अपराध की श्रेणी में वो आता है। अब आईपीसी में तो कौन कौन से क्राइम दे रखे हैं, जैसे 376 रेप का मामला है तो ये आईपीसी में है। तो मान लीजिए इस तरह का अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर, तो नियोजक की ड्यूटी बनती है कि वो एक कंप्लेन फाइल करे, जो भी इसके लिए नियत प्राधिकारी बनाया गया है, जो भी ऑफिसर उसके लिए ज़रूरी है, तो कंप्लेन फाइल करके ही विधि के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। नेक्स्ट गाइडलाइन में कोर्ट ने बताया डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में, यानी अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में। जहां ऐसा आचरण अवचार की कोटि में आता है, वहां उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही नियमों के अनुसार नियोजक के द्वारा ही संस्थित की जानी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर भी एम्प्लॉयर की ही ड्यूटी बताई है कोर्ट ने। नेक्स्ट आता है परिवाद युक्ति, यानी कंप्लेंट मैकेनिज्म। देखिए, चाहे ऐसा आचरण विधि के अधीन अपराध हो या सेवा नियमों जो सर्विस के रूल्स बनाए जाते हैं, चाहे उसके अधीन भंग को गठित करता हो या ना करता हो, जो परिवाद है, जो कंप्लेन आप दायर करोगे, वो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किए गए परिवाद के निपटारे के लिए नियोजक के संगठन में किया जाना चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पे पूरा के पूरे कंप्लेन के मैकेनिज्म पर कोर्ट ने चर्चा की है कि किस तरह का मैकेनिज्म, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए अगर हम कंप्लेन करते हैं इस तरह के मामले में। ठीक, तो ये चीज़ हुई। इसके बाद नेक्स्ट आता है परिवाद समिति, यानी कंप्लेंट के लिए एक कमेटी बनाना। तो परिवाद जो है वो परिवाद समिति को गोपनीयता के साथ विशेष सलाहकार द्वारा निपटाना चाहिए। यानी अगर वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और हम उसकी कंप्लेन करते हैं, तो उसके लिए एक कंप्लेन की कमेटी होनी चाहिए, कोर्ट ने ये कहा। और उस कमेटी में जो भी व्यक्ति काम करेंगे उसमें एक विशेष सलाहकार द्वारा उस मामले को निपटाना चाहिए। जो परिवाद की समिति है उसकी अध्यक्षता महिला करेगी, यानी कि जो कंप्लेन कमेटी बनाई जाएगी उसमें जो चेयरपर्सन होगी वो एक लेडी होनी चाहिए। और साथ ही उसमें कम से कम जितने भी मेंबर हैं कम से कम आधे जो मेंबर्स हैं वो लेडीज़ ही होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने बताया है कर्मचारियों के रोल के बारे में कि कर्मचारियों की जो बैठक लगाई जाती है किसी वर्क प्लेस पर, जो भी वहाँ पे काम करते हैं लोग, उनकी एक बैठक होनी चाहिए। और उस बैठक में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो विवाद हैं उनको उठाने के लिए उनको भी परमिशन मिलनी चाहिए कि वो इस तरह के मुद्दे उठाएं और वो इस तरह के मुद्दों को सुलझाने में अपनी बात रखें। इस तरह से पॉजिटिवली कोर्ट ने कहा कि नियोजक और कर्मचारियों की बैठकों में विचार विमर्श होना चाहिए, मतलब उन्हें आपस में इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से हमें वर्क प्लेस पर हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को कम करना है या उसको ख़त्म करना है, इस तरह की प्रॉब्लम से हमें किस तरीके से डील करना है। तो बेसिकली इस वाली गाइडलाइंस में जो है वो कोर्ट ने कर्मचारियों की पहल पर जोर दिया है कि कैसे कर्मचारी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। इस संबंध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों को जागरूकता और विशेष रूप से जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस कोर्ट ने जारी की हैं, उनको अधिसूचित, उनको नोटिफाइड करना चाहिए ताकि वर्क प्लेस को इस बात के बारे में पता चल सके कि कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है जहां मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा होता है, मतलब वो वर्क प्लेस से संबंधित व्यक्ति नहीं है, वो कोई बाहरी व्यक्ति है और वो अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, तो वहाँ जो नियोजक है, जो एम्प्लॉयर है, वो प्रभावित व्यक्ति की सहायता करने के लिए सारे आवश्यक युक्त कदम उठाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि मान लीजिए वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है जो उस वर्क प्लेस से संबंधित नहीं है, वो वहाँ पर काम नहीं करता जहाँ पे वो लेडी काम करती है, तो नियोजक एम्प्लॉयर की ही ये ड्यूटी बनती है कि वो जो विक्टिम है, वो जो पीड़ित महिला है, उसकी जो है वो मदद करे, है ना, उसकी सहायता करे कंप्लेन करने में और आवश्यक कदम उठाए। इसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन में कोर्ट ने कहा है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों से ये सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनसे ये निवेदन किया जाए कि इस आदेश के द्वारा निर्धारित जो भी गाइडलाइंस कोर्ट ने जारी की हैं उनका निजी क्षेत्र में, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके द्वारा भी अनुपालन किया जाए। तो इस बात का फॉलो करने के लिए कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयर हैं वो भी इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, इनको माने। ये ड्यूटी का काम किसको दिया है कोर्ट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसके अलावा नेक्स्ट गाइडलाइन में कोर्ट ने कहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 है, इसके अधीन जो भी राइट्स दिए गए हैं
उस पर ये गाइडलाइंस प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। तो बेसिकली ये थी वो सारी गाइडलाइंस जो विशाखा और अन्य वर्सेस राजस्थान राज्य के केस में हमने पढ़ी है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इन गाइडलाइंस के सिद्धांतों के अलावा कोर्ट ने एक बात और भी कही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के साथ अगर कोई भी ऐसा आचरण होता है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है तो वो आर्टिकल 14, 15 और 19 का स्पष्ट उल्लंघन होगा, यानी उसको एकदम क्लियर वायलेशन माना जाएगा आर्टिकल 14 का, 15 का और 19 का। तो इस तरह से इस केस में हमने एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस पर चर्चा की है। जैसे कि मैंने बताया कि केस काफ़ी पुराना था, 1997 का, लेकिन गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद भी 2013 में काफ़ी लंबा समय लगा एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कैसे वो एक्ट पारित हुआ, संसद ने उसको पारित किया, और स्पेशली ये जो एक्ट बनाया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस पर खास तौर पे कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संरक्षण के लिए बनाया गया था। आशा करती हूँ आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब हम एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।